नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इतिहास की एक बहुत ही चौंकाने वाली एकदम नाटकीय कहानी पर बात करने वाले हैं। सोचिए, लगभग 250 सालों के उस सफर की दास्तान, जहां एक छोटा सा संघर्ष कर रहा द्वीपीय देश दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। ये कैसे हुआ, चलिए डिकोड करते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे सोने की चिड़िया के दौर से, फिर देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में एंट्री, उसके बाद बात करेंगे मुगलों की उस एक बड़ी गलती की, फिर अंग्रेजों की फ्रूट डालो और राज करो की कुख्यात नीति, और आखिर में कैसे हुआ उनका संपूर्ण कब्जा। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, सोने की चिड़िया और 16वीं सदी के अंत की वो अपार संपत्ति। अब अगर हम उस समय के भारत और ब्रिटेन के बीच के आर्थिक अंतर को देखें तो वो सच में दिमाग चकरा देने वाला था। पूरी दुनिया में जो भी उत्पादन हो रहा था ना, उसका लगभग 25% हिस्सा, जी हाँ, 1/4 अकेले भारत से आ रहा था। इसीलिए तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम महारानी एलिजाबेथ प्रथम के ब्रिटेन की बात करें तो उनका वैश्विक अर्थव्यवस्था में सिर्फ 3 से 4% का ही योगदान था। फर्क देख रहे हैं आप? ब्रिटेन की हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त के ब्रिटिश नाविक इतने हताश थे कि वो समंदर में पुर्तगाली जहाजों को ही लूट लिया करते थे। मतलब उनके अपने देश में तो लूटने लायक भी कुछ खास बचा नहीं था। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब इन्हीं में से एक समुद्री यात्रा के दौरान उन्हें भारत की इस अथाह दौलत के बारे में पता चलता है। और बस यहीं से शुरू होती है भारत में उनकी पहली दिलचस्पी। और इसी दिलचस्पी से जन्म होता है हमारे दूसरे अध्याय का, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री और भारत में उनका पहला कदम। साल था 1600। भारत की बेहिसाब संपत्ति की खबरें सुनकर लगभग 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इसी दौरान भारत में एक बड़ा बदलाव हुआ। सम्राट अकबर के निधन के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठे और फिर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाज़ों और कई बेशकीमती तोहफों के साथ सूरत के तट पर पहुंचता है। देखने में तो ये सिर्फ एक व्यापारिक दौरा था, लेकिन असल में ये भारत पर छाने वाली एक बहुत लंबी काली छाया की शुरुआत थी। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों के लिए शुरुआत में ही कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया गया था। डच और पुर्तगालियों का दबाव इतना ज्यादा था कि जहांगीर ने शुरुआत में अंग्रेजों को साफ मना कर दिया। लेकिन अंग्रेज वो कहां हार मानने वाले थे। उनकी जिद और लगातार एक से बढ़कर एक मुनाफे वाले ऑफर्स के सामने आखिरकार जहांगीर को झुकना ही पड़ा। और जैसे ही व्यापार की हरी झंडी मिली, अंग्रेजों ने कूटनीति का अपना असली खेल शुरू कर दिया। उन्होंने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रियां लगा दी। लेकिन उनकी सबसे मास्टर स्ट्रोक चाल क्या थी पता है? स्थानीय लोगों को रोजगार देना, और वो भी काफी अच्छे वेतन पर। इससे हुआ ये कि आम हिंदुस्तानी और यहां तक कि स्थानीय भारतीय व्यापारी भी इस कंपनी के साथ जुड़ने लगे। उनका भरोसा जीता जाने लगा। लेकिन इस भरोसे के पीछे कुछ और ही पनप रहा था, जो हमें ले जाता है तीसरे भाग पर, मुगलों की एक बड़ी गलती, लालच, युद्ध और एक ऐसी माफी जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे जैसे अंग्रेजों का व्यापार और मुनाफा बढ़ा, वैसे वैसे उनके मन में सत्ता का लालच भी जोर पकड़ने लगा। और इसी लालच में आकर 1686 में उन्होंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। उन्होंने सीधे सम्राट औरंगजेब की सेना के खिलाफ जंग छेड़ दी। नतीजा आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुगलों ने अंग्रेजों को बहुत ही बुरी तरह से धो डाला, एकदम करारी हार। अब इस करारी हार के बाद अंग्रेजों की रणनीति देखिए। उन्होंने तुरंत भांप लिया कि भाई मुगलों को सैन्य ताकत से हराना तो फिलहाल नामुमकिन है। तो उन्होंने क्या किया? चुपचाप सम्राट औरंगजेब से औपचारिक रूप से माफी मांग ली। जो भी जुर्माना लगा वो भी भर दिया। और मजे की बात यह है कि औरंगजेब ने उन्हें माफ भी कर दिया। उन्होंने चुपचाप फिर से अपना व्यापार शुरू कर दिया। और अगर सच कहें तो इतिहास के पन्नों में यही वो एक माफी थी जो आगे चलकर मुगलों के अपने साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बनी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे भाग की, फूट डालो, राज करो और जीतो, यानी एक बिखरते साम्राज्य का पूरा फायदा उठाना। साल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद तो जैसे साम्राज्य में भूचाल ही आ गया। सत्ता के लिए ऐसा भयंकर आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ कि पूछिए मत। 1717 आते आते जो नए और कमजोर उत्तराधिकारी आए, उन्होंने अंग्रेजों को एक मामूली सी फीस के बदले पूरा का पूरा टैक्स फ्री व्यापार करने की छूट दे दी।
और मुगलों की रही सही कमर तब टूट गई जब 1700 के दशक के मध्य में फारस के राजा ने दिल्ली पर भयानक हमला किया। दिल्ली को ऐसा लूटा गया कि करीब 2 करोड़ रुपए और बेशकीमती हीरे जवाहरात गंवाने पड़े। इस एक हमले ने मुगल साम्राज्य को अंदर तक खोखला कर दिया। अब जरा यहां रुककर सोचिए, मुगलों की इतनी बड़ी कमजोरी और बदहाली सामने थी, तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब तक खुद को सिर्फ एक व्यापारी बता रही थी, उसने इस बिखरते हुए साम्राज्य का फायदा उठाकर सत्ता हथियाने के लिए आखिर कौन सी चाल चली होगी? जवाब है उनकी सबसे कुख्यात रणनीति, फूट डालो और राज करो। इसका सीधा सा मतलब था प्रतिद्वंदी समूहों जैसे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जानबूझकर दरार और विभाजन पैदा करना, ताकि वो आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं और अंग्रेज आसानी से सत्ता पर कब्जा कर लें। ये कूटनीति इतनी ज्यादा कारगर थी कि सोर्स मटेरियल भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि आज के दौर में भी कई बार राजनीति में ऐसी विभाजनकारी नीतियों की झलक देखने को मिली जाती है। इस एक रणनीति ने भारत की मजबूत नींव को पूरी तरह हिला कर रख दिया। और अब हम पहुंचते हैं इस दास्तान के आखिरी अध्याय पर, संपूर्ण कब्जा। कैसे कुछ व्यापारी बनकर आए लोग इस देश के सर्वोच्च शासक बन बैठे। कूटनीति के साथ साथ अब सैन्य ताकत का भी बहुत आक्रामक इस्तेमाल शुरू हो चुका था। 1757 के प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और फिर 1764 के बक्सर के युद्ध में तो उन्होंने अवध, बंगाल और मुगलों की एक संयुक्त सेना को भी मात दे दी। इसके अलावा निजाम और मराठों को आपस में लड़वाकर हराना सच में उनका एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन देखिए, अंग्रेजों की सफलता सिर्फ इन युद्धों की वजह से नहीं थी। उन्होंने बहुत ही चालाकी से समाज के जो बड़े और अमीर जमींदार थे, उन्हें अपने पाले में कर लिया। यहाँ तक कि कई शिक्षा नीतियां लागू की, सड़कें बनवाईं और रेलवे की भी शुरुआत की, जिससे कई समाज सुधारक भी उनसे काफी प्रभावित हुए। देखने में तो ये बुनियादी ढांचे का विकास लग रहा था, लेकिन इसके पीछे का असली मकसद अपनी सत्ता को और ज्यादा वैध और मजबूत बनाना था। जबकि दूसरी तरफ मनमाने और भारी टैक्स लगाकर देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से निचोड़ा जा रहा था। और अंग्रेजों के बनाए इन्हीं गठबंधनों का सबसे दुखद और खतरनाक परिणाम हमें 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान देखने को मिला, जब आम हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया। तो पता है क्या हुआ? वही बड़े जमींदार और वो समाज सुधारक जिन्हें अंग्रेजों ने पहले ही अपने साथ मिला लिया था, वो इस क्रांति में अंग्रेजों के साथ खड़े नजर आए। इस आपसी विश्वासघात ने अंग्रेजों को इस क्रांति को कुचलने और भारत पर अपनी पकड़ को हमेशा के लिए मजबूत करने में एक बहुत बड़ी मदद की। और फिर आता है इस ऐतिहासिक दास्तान का सबसे काला अध्याय। इस क्रांति को दबाने के साथ ही अंग्रेजों का भारत पर संपूर्ण कब्जा हो गया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया और उन्हें देश से निकालकर रंगून की जेल में निर्वासित कर दिया। उनके खानदान के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इस तरह वो भारत जो कभी पूरी दुनिया में अपनी अपार संपदा के लिए सोने की चिड़िया कहलाता था, वो पूरी तरह से एक गुलाम देश में तब्दील हो गया। तो इस पूरी 250 सालों की ऐतिहासिक यात्रा को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या अंग्रेजों के इस पूरे कब्जे के लिए अंततः मुगलों की वो नीतियां, उनकी वो एक ऐतिहासिक माफी और उनका सत्ता का लालच ही जिम्मेदार था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान के इस सफर का ऐसे ही आनंद लेते रहें।